तो सर आपने जीती है 50 लाख की लॉटरी। नमस्ते सर, आपका बैंक अकाउंट और एटीएम ब्लॉक होने वाला है। नमस्ते सर, आपने जीती है एक चमचमाती महिंद्रा थार। ऐसा कोई ना कोई कॉल कभी ना कभी आपके मोबाइल फोन में जरूर आया होगा। और यह ताज्जुब और आश्चर्य की बात नहीं कि वो कॉल झारखंड के जामताड़ा जिले से आया हो। जी हाँ साथियों, वो जामताड़ा जो संपूर्ण देश में साइबर क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता है, उसी की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जामताड़ा साइबर क्राइम आखिर शुरू कैसे हुआ, जामताड़ा साइबर क्राइम की आखिर पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से जामताड़ा में रहने वाले कम उम्र के नौजवान साइबर क्राइम के अपराध की दुनिया में आ जाते हैं और अपराध करना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि जामताड़ा और भारत के अलग अलग कोनों से साइबर क्राइम कैसे होता है और आप उन साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचा सकते हो। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आता है जामताड़ा, जिसमें जामताड़ा साइबर क्राइम की पूरी कहानी को बताया जाता है। हो सकता है कि आपने ये वेब सीरीज देख रखी होगी, काफी लोगों ने इसे पसंद किया है। तो वेब सीरीज में तो इसकी एक कहानी बता रखी है, लेकिन इसकी असली कहानी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पूरी रियलिटी के साथ। जितने एविडेंसेस मौजूद है, जितने प्रूफ्स मौजूद है, उन प्रूफ्स के आधार पर जामताड़ा के बारे में बात करते हैं साथियों। तो जामताड़ा आपका ये झारखंड का नक्शा है और झारखंड के नक्शे में इस वाले इलाके में इस जगह पर जामताड़ा जिला पड़ता है। जामताड़ा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बंगाल से सटा हुआ ये इलाका है, इसलिए यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कला है, वो बंगाली संस्कृति से मिलता जुलता हमें नजर आता है। यानी कि बंगाल से सटे होने के कारण बंगाल के बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ के लोग बंगाली बहुत ज्यादा बोलते हैं, बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसी जामताड़ा जिले में एक ब्लॉक है करमाटाड़। उस करमाटाड़ ब्लॉक के बारे में कहा जाता है कि वो साइबर क्राइम की दुनिया में सबसे बड़ा एरिया ये आपका करमाटाड़ है। जामताड़ा के बारे में बात करो तो वो इंडिया का साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है ही, लेकिन इस जामताड़ा में भी अगर बात करें तो ये जो करमाटाड़ का एरिया है, करमाटाड़ का एरिया ये सबसे कुख्यात है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहीं पर सबसे ज्यादा साइबर अपराधी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण करमाटाड़ में सिक्योरिटी काफी टाइट है। साइबर थाना वहां पर मिलता है और पुलिस पूरे करमाटाड़ में आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे साइबर अपराध को रोकने के लिए। तो इसी करमाटाड़ की कहानी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी सुनाने वाला हूं कि कैसे एक छोटा सा करमाटाड़ ब्लॉक संपूर्ण देश में साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ जामताड़ा बनने के पीछे का कारण बनता है। कैसे करमाटाड़ से लेकर के संपूर्ण जामताड़ा के क्षेत्र में वहां के नौजवान साइबर अपराध की दुनिया में आते हैं, जिससे झारखंड का जामताड़ा जिला संपूर्ण दुनिया में बदनाम हो जाता है साइबर क्राइम के अपराध की दुनिया। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि जामताड़ा का सबसे कुख्यात गांव करमाटाड़। आपको पता है करमाटाड़ में महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष इसी करमाटाड़ गांव में बिताए थे। सोचिए, एक महान समाज सुधारक जिस गांव से निकले, संपूर्ण देश में जिसकी वाहवाही होती है, संपूर्ण देश में जिसकी पूजा होती है, उन्हीं का गांव जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल गुजारे, वो गांव संपूर्ण देश में इतना बदनाम हो जाता। अपने जीवन के अंतिम साल 18 साल गुजारे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस वजह से जो करमाटाड़ स्टेशन है उसका नाम बदल करके विद्यासागर स्टेशन कर दिया जाता है। और यही जो विद्यासागर स्टेशन के आसपास का इलाका है, ये शुरुआत से ही अपराध के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। ये जो विद्यासागर स्टेशन यानी कि करमाटाड़ स्टेशन के आसपास का इलाका था, वहां पर शुरू से ही जब यात्री ट्रेन से सफर किया करते थे तो लोग चोरी, उनका जो सोने का चेन होता था या तो कोई सामान रहता था, वो चोरी इत्यादि करने के लिए शुरू से ही लोकप्रिय था। पहले से ही बदनाम है जामताड़ा का ये करमाटाड़ कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोर उचक्के रहते हैं, स्टेशन में चोरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोग सावधानी से गुजरा करते थे। तो वहां से आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में शुरू से ही लोकप्रिय था आपका करमाटाड़। लेकिन आगे चल करके जब ये धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के आसपास रहने लगी, सिक्योरिटी का इंतजाम मजबूत कर दिया गया, तो जो अपराधी थे वो अब स्टेशन पे अपराध नहीं कर पा रहे थे। तो जाहिर सा बात है कि चोर अगर है तो उसका टैलेंट है चोरी करना, तो वो कोई और रास्ता जरूर अपनाएगा। तो उसी रास्ता के श्रेणी में वो एक नया तरीका अपनाता है, एटीएम में लूट। उन दिनों क्या होता है कि स्टेशन में जब उनकी दुकान बंद होती है उन अपराधियों की, तो वो एटीएम को लूटने की शुरुआत करते हैं। ये मैं कहानी आपको 2002-3 की बता रहा हूं, ठीक है। तो 2002-3 के समय क्या होता है कि स्टेशन में अब बंद हो गया था, कम हो गया था चोरी लूटपाट का घटना, इसलिए वे जो अपराधी थे वो एटीएम, विभिन्न एटीएम में, आसपास के एटीएम में जाकर के पैसा निकाल करके वो अपराध करना शुरू कर दिए थे, स्कैम करना शुरू कर। लेकिन ये भी बंद हो गया। जामताड़ा पुलिस जो थी इसको भी बंद कर देती है। समय गुजरता है और वक्त आता है साल 2005-6 का। साल 2005-6 में आप लोगों को याद होगा, हम और आपने ऐसे मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रखे थे
जहां पर ये टॉपअप आता था। टॉपअप में हम लोग जब स्क्रैच करते थे, स्क्रैच करने के बाद एक नंबर होता था, उस नंबर को डालने के बाद आपका 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का आपका रिचार्ज हुआ करता था। तो 2005-6 में वास्तविक रूप में जो जामताड़ा के ये चोर उचक्के अपराधी हुआ करते थे, ये साइबर क्राइम के अपराध की दुनिया में शामिल होते हैं। और साइबर क्राइम में ये वास्तविकता में पहली बार आते हैं। टॉपअप रिचार्ज में आपने पहले देख रखा होगा, 2005-6 में आप टॉपअप जब रिचार्ज अपना करते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि आप टॉपअप नया लिए, स्क्रैच किए और जब उसका नंबर को डालते थे तो रिचार्ज होता ही नहीं था, बोला जाता था कि ऑलरेडी ये रिचार्ज है। ऐसा आपके साथ पहले हुआ होगा। तो यहीं से शुरू होता है। किसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो इसके पीछे नंबर छिपा हुआ रहता था, उस नंबर को स्कैन कर लिया करते थे साइबर अपराधी, और उस नंबर से पहले ही रिचार्ज कर लिया करते थे। उस रिचार्ज वो जो अमाउंट होता था उसको अलग अलग कंपनियों में बेचते थे, जिसमें 50% का मार्जिन होता था, यानी कि 50% वो अपने पास, 20 रुपए का कूपन है तो पर कूपन पे 10 रुपए वो अपने पास रखते थे और बाकी का 10 रुपए वो कंपनी वाले को देते थे। इस प्रकार से उन्होंने साइबर अपराध की दुनिया में कदम रखा और टॉपअप से इन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे लगातार ये जो टॉपअप वाला सिलसिला है, ये लगातार 5 साल 6 साल तक चलता गया। कोई भी अपराध अगर नया शुरू हुआ है तो कम से कम 4-5 साल तो उसको बंद करने में लगेगा। अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों ने उसमें भी सुधार किया और वो जो टॉपअप में जो स्कैम हो रहा था वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, लगभग खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही चोरों के पास एक दरवाजा बंद होता, कोई दूसरा दरवाजा उनके सामने खोला जाता था। इसी प्रकार से वक्त गुजरता है और वक्त आता है साल 2012-13 का। साल 2012-13 का दरमियान साथियों, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बूस्ट होती है और आपको पता है कि 12-13 के बाद ही आपका जियो आता है। और जियो आने से ठीक पहले भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बूस्ट हो रहा था। और जब 3G नेटवर्क हमारा हुआ करता था, 2G खत्म हुआ, 3G नेटवर्क जब आया तो अलग अलग एप्लीकेशन बनने शुरू हो गए, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन बनने जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन शुरू हुआ, अलग अलग साइबर अपराधियों ने नया तरीका निकाला। अपराध की दुनिया में, साइबर क्राइम करने की दुनिया में एक नया तरीका अपनाया। ये जो बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहे हैं, इन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसमें से फेसबुक इनका एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था, इन सब के माध्यम से लोगों से मोबाइल नंबर निकाले जा सकते हैं और मोबाइल नंबर पर कॉल करके उनसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं, साइबर क्राइम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से साल 2012-13 में जैसे ही एप्लीकेशंस का जमावड़ा होता है प्ले स्टोर पे और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल फोन में डाउनलोड होना शुरू होते हैं, साइबर क्राइम के अपराधी अलग अलग पैतरा, अलग अलग तरीके निकालने लगते हैं साइबर क्राइम के अपराध को बढ़ावा देने के लिए। इस आग में घी डालने का काम करता है जियो। जियो का सिम आता है स्मार्टफोन में, सब कुछ फ्री था, इंटरनेट फ्री था, सब कुछ फ्री था। जैसे ही इंटरनेट फ्री हुआ, लोग बहुत तेजी से इंटरनेट को कंज्यूम करने लगे और हर घर में, आपको पता है कि हर घर में आज पूरे भारत में जियो का सिम पाया जाता है। तो जब इंटरनेट फ्री था तो लोग तेजी से, आपको याद होगा 2014-15 का टाइम पीरियड था, 2013 से लेकर 15 के टाइम पीरियड में बहुत तेजी से लोगों ने स्मार्टफोन खरीदना शुरू किया और हर किसी के पास स्मार्टफोन था, हर किसी के पास बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन थे और इन्हीं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोग आप लोगों तक पहुंचने लगे, ये साइबर अपराधी आप लोगों तक पहुंचने लगे और अलग अलग तरीके से आप लोगों के साथ साइबर अपराध होने लगे। वो क्या क्या तरीके हैं, अब हम लोग समझते हैं कि जामताड़ा के साइबर अपराधी किस तरीके से एक आम व्यक्ति के साथ साइबर अपराध करते हैं। आइए अब उसको समझते हैं। हम और आप दिन भर में कई बार गूगल का उपयोग करते हैं और बहुत सी चीजें गूगल में सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो गूगल में इन साइबर अपराधियों ने बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट अपने डाल रखे। जैसे आप किसी भी कंपनी में कॉल लगाना चाहते हैं, मान लो कि एसबीआई के कस्टमर केयर को लगाना चाहते हो, लाइफ इंश्योरेंस के कस्टमर केयर को लगाना चाहते हो, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, उसके कस्टमर केयर का नंबर अगर आप चाहते हैं, वाईफाई वालों के आप कस्टमर नंबर चाहते हैं, तो गूगल में हम लोग डायल करते हैं। मान लो कि एसबीआई कस्टमर केयर का नंबर हम लोग डायल किए तो वहां पे बहुत सारे वेबसाइट आते हैं। आप कुछ भी गूगल में सर्च करते हो, कम से कम 10 से 15 अलग अलग वेबसाइट ओपन होते हैं। उन 10-15 वेबसाइट के अंदर ही एक साइबर अपराधी आप लोगों को देखने को मिले, एक क्या एक से ज्यादा भी आप लोगों को देखने को मिले। मान लो कि गूगल में हमने सर्च किया एसबीआई का कस्टमर केयर नंबर, तो एसबीआई का कस्टमर केयर नंबर जब आप डायल करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो बहुत सारे आपके पास लिंक आते हैं। उन लिंक में से मान लो पहला खोला, दूसरा खोला, आपका ओपन नहीं हुआ, एक एक करके आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया जहां पर एक साइबर अपराधी घात लगाए बैठा हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन के सारा डाटा चले जाते हैं, आपका मोबाइल नंबर उनके पास पहुंच जाता है। या तो आप अगर उनको कॉल करते हैं, मान लो कि आप कस्टमर केयर को ही तो कॉल लगा रहे थे, तो आपको लगता है कि ये मान लो कि एक नंबर है, इस नंबर पे आपने डायल किया कि आपको ये लगा होगा कि हम एसबीआई के कस्टमर केयर से हमको बात करना है, तो आप जब उसको कॉल लगाते हैं तो वो ठीक उसी प्रकार से सामने वेट करके कस्टमर केयर की तरह एकदम सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में बात करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक साइबर अपराधी सामने से बात कर रहा है कि कस्टमर केयर सामने से बात कर रहा है। सामने से जब आप उससे बात करेंगे तो सामने से वो आपका मोबाइल नंबर भी मांगेगा कि सर
मैं आपको सामने से कॉल बैक करता हूं, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, या तो जब आप उनको कॉल करते हैं तो उस समय भी आपका मोबाइल नंबर उनके फोन तक पहुंच जाता है। वो अपने पर्सनल नंबर से कुछ ऐसे नंबर से कॉल करेगा जो कि आपको लगेगा कि बैंक का कोई नंबर होगा, या तो पर्सनल नंबर से भी वो लोग कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद आपका कोई भी इशू है, मान लो कि आपको एसबीआई में आपका पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, वो आपसे मोबाइल फोन में बोलेगा कि एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन में जा रहा है, उस ओटीपी को आपको शेयर करना है। जैसे ही आप ओटीपी को शेयर किए, आपका बैंक अकाउंट चेक। ये था साइबर अपराध की पहली कहानी। इस तरीके से साइबर अपराध होता है। आपके मोबाइल फोन में ओटीपी आए, किसी भी कस्टमर केयर को कभी भी मत बताया करो। किसी भी कस्टमर केयर को किसी भी कंडीशन में ओटीपी मत बताया करो, और तभी बताना जब वो वेरीफाइड हो या सामने बैठा हुआ हो। दूसरा है, साइबर अपराधियों ने दूसरा तरीका क्या अपनाया। आपको पता है कि वीजा और मास्टर कार्ड, हम लोग जो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, मैक्सिमम जो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं वो वीजा या मास्टर कार्ड के होते हैं। संपूर्ण दुनिया में 150 से ज्यादा कंट्री इन कार्ड्स का इस्तेमाल करती है। 150 से ज्यादा, सिर्फ भारत में ही नहीं, 150 से ज्यादा कंट्री वीजा या मास्टर कार्ड को इस्तेमाल करती है। अब आप किसी भी तरीके से, मान लो कि आपका क्रेडिट कार्ड में कोई इशू हो रहा है, आप क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं, डेबिट कार्ड आपका नहीं चल रहा है, डेबिट कार्ड के कस्टमर केयर को आप नंबर गूगल में सर्च करके ढूंढ रहे हैं, और आप सामने वाले को बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कस्टमर केयर बात कर रहा है, लेकिन वहां पर एक साइबर अपराधी बात कर रहा है। उससे जब आप बात करेंगे, आपका मोबाइल नंबर तो वहां तक चला गया, तो आपसे दो चीज मांगेगा कि आपकी कार्ड की वैलिडिटी कब खत्म हो रही है, पहला, और दूसरा है कि ये आपका जो सीवीवी नंबर होता है ना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर होता है, ये दो नंबर आप लोगों से मांगेगा। ये दो नंबर जैसे जब दिए, आपका एटीएम खा लो, आपका डेबिट कार्ड खा। तो ये है साइबर अपराध का दूसरा तरीका। आपको समझ में ही नहीं आता कि मेरा बैंक अकाउंट कैसे खाली हो गया, और जैसे ही वो पैसा आपके अकाउंट से निकला, वो बंदा रफू चक्कर, आप कॉल लगाते रह जाइए। आप जब सामने वाला कस्टमर, आप ओरिजिनल फिर कस्टमर केयर के पास जाएंगे, एसबीआई के दफ्तर जाएंगे, या जहां पे आपने फोन लगाया वहां जाएंगे, तो वो सीधा बोलेंगे वो तो हमारा नंबर था ही नहीं। अब आपका ये सवाल होगा कि गूगल आखिर इन वेबसाइट को बढ़ावा क्यों देता है। ये गूगल की गलती नहीं है, गूगल का एक ड्यूटी, उसका ड्यूटी है कि जितने भी वेबसाइट आप रजिस्टर करना चाहते हो गूगल में, वो रोकेगा थोड़ी है। लेकिन गूगल में ये कमी है कि एक एक वेबसाइट को चेक नहीं करता है कि कौन सा वेबसाइट वेरीफाइड है, या कौन से वेबसाइट में एक साइबर अपराधी बैठा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। गूगल के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा डाटा है, और ऑलरेडी और कुछ डाटा अगर उसको एक्स्ट्रा वर्क दे दिए जाए, तो गूगल कैसे करेगा। ये सभी चीजें साइबर अपराध की दुनिया में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। आगे और आप समझें। अब ये समझिए कि ये जो अगर आपके पास साइबर अपराध हो जाता है, आप ओटीपी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, या मास्टर या वीजा कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो वो जो अपराधी है, मान लो कि विदेश से वो करवा ले, है ना, विदेश से वो आपका बैंक अकाउंट खाली करवा ले, तो उस अमाउंट को वो बिटकॉइन, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामस्क वॉलेट या डिसेंट्रलाइज वॉलेट के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में, आपका जो भी अकाउंट है, वो सारा पैसा कट के अपने अपने बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। और समझिए कि साइबर अपराधी आपके साथ कैसे कैसे अपराध कर सकता है, इस सब को भी आप समझिए। साइबर अपराधी इतने चालाक होते हैं, इतने सतर्क होते हैं, वो सिचुएशन के आधार पर कोई ना कोई नया तरीका निकालते हैं आपको ठगने का, आपके बैंक अकाउंट खाली करने का। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, गर्मियों का दिन। गर्मियों का दिन में आप देखते हैं कि बिजली विभाग की तरफ से आपके पास फोन आ जाएगा, और वो बोलेंगे कि आपका बिजली हम लोग कट करने वाले हैं, है ना, आपका इतना ज्यादा बिजली बिल हो गया है, या किसी कारण से आपका बिजली बिल पे नहीं हुआ है। जैसे ही वाला बात सामने से करेगा बिजली विभाग का अधिकारी बना साइबर अपराधी, आपको बड़ी बेचैनी होगी, घबराहट होगी, अरे भाई एसी कैसे चलेगा, अरे भाई पंखा कैसे चलेगा, कूलर कैसे चलेगा। आप तुरंत बोलेंगे जी सर अभी लाइन मत काटिए, बताइए क्या परेशानी है, हम उस परेशानी का समाधान बताना शुरू करेंगे। वो सीधा बोलेगा कि आपके नंबर पे एक ओटीपी जा रहा है, उस ओटीपी को दीजिए। तो बिजली विभाग वाला आपको ये सोचने की बात है कि ओटीपी क्यों मांगेगा, ये भी समझने वाली बात है। आप सीधा बोलिए कि हम आपके दफ्तर आकर के पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही हड़बड़ी में आप ऐसा करते हैं, ऐसा हुआ है। आप आज से कुछ दिनों पहले अखबार में एक खबर आई थी कि बिजली विभाग का अधिकारी बनकर साइबर अपराधी ने अगले का बैंक अकाउंट खाली किया। ये सारी चीजें होती हर सिचुएशन में, गर्मी में कर देगा, ठंड के दिन में कोई ना कोई तरीका पैतरा अपना लेगा। ये साइबर अपराधी जितना सतर्क रहते हैं, उससे ज्यादा सतर्क आप लोगों को रहने की आवश्यकता है। और तरीके क्या हो सकते हैं, आप अलग अलग डेस्टिनेशन में घूमने के लिए जाते हैं, गूगल मैप में लोकेशन ढूंढते हैं, तो गूगल मैप में जब लोकेशन ढूंढते हैं, तो आप वहां पर मोबाइल फोन नंबर भी दिया हुआ रहता है। तो वो जो मोबाइल फोन नंबर है ना, वो कोई भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हैं। तो साइबर अपराधी उस मोबाइल नंबर, उन अलग अलग जगहों पे जहां पे आपको जाना है, वहां पर साइबर अपराधी अपना मोबाइल नंबर दे रखता है। उस मोबाइल नंबर पे जैसे आपको लगता है कि उस जगह पे हम कॉल लगा रहे हैं, लेकिन जाता है सीधा साइबर अपराधी के पास। उस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करते हैं, सीधा सामने वाला साइबर अपराधी के पास जाता है, और फिर वही तरीका है आपका बैंक अकाउंट खाली करने का। कई सारे तरीके उन लोगों के पास। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान भी बताऊंगा, और समझिए
जैसे कि अक्सर ये सुनने को मिलता है, साइबर अपराध की दुनिया में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, सबसे ज्यादा स्कैम होता है, वो बैंक के नंबर के थ्रू होता है। साइबर अपराधी बोलेगा कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और बैंक से आपके पास कॉल आते ही आते हैं, है ना? तो बैंक का स्टाफ करके, बैंक का कर्मचारी करके वो बोलेगा कि सर आपका केवाईसी नहीं हुआ है अकाउंट पे, आपका केवाईसी डीएक्टिवेट हो गया है इसलिए आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है, आपका केवाईसी डीएक्टिवेट हो गया इसलिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बंद हो रहा है। अगर आप इसको चालू करना चाहते हैं तो आपको या तो बैंक आना पड़ेगा, ये तो बैंक आने वाली बात ही नहीं बोलेगा, आपको अपने नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको बताना है, या तो आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, आपको अपना आईएफएससी कोड देना है। ये सारी चीजें वो मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन हमेशा ये सतर्क रहे कि जब भी इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने ऐसे कॉल आए, ऐसे साइबर अपराध आए, आप सीधा बोलिए कि हम बैंक जाकर के बात कर लेंगे, फोन में हम कोई भी डिटेल नहीं दे सकते हैं। साइबर अपराध की दुनिया में यही सबसे सतर्कता और सतर्क होकर आप यही काम कर सकते हैं कि मोबाइल फोन में कुछ भी ऐसे अगर मांगे जाए, एटीएम के सीवीवी नंबर मांगे जाए, आपके एटीएम कार्ड के नंबर मांगे जाए, एक्सपायरी डेट मांगी जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को फोन में मांगी जाए, आप लोग देने से बचिए। आप सीधा उस जगह पर ग्राउंड लेवल पे ऑफलाइन जाकर के वहां समाधान निकालने की कोशिश। साइबर क्राइम की दुनिया में हाल ही में एक एप्लीकेशन बड़ा वायरल हो रहा है, एनीडेस्क। हो सकता है कि आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। किसी भी तरीके से जब कोई साइबर अपराधी आपके कांटेक्ट में आता है और आपसे किसी भी तरह के डिटेल मांगता है, आप नहीं दे पाते हैं, तो वो आपसे कहता है कि आपके लैपटॉप का स्क्रीन का एक्सेस हमें चाहिए। उस एक्सेस के थ्रू हम लोग उसको ठीक कर देंगे। हो सकता है कि आप उसे नहीं ढूंढ पा रहे हो और जानबूझ के साइबर अपराधी आपको ऐसा बोलता है जिसे आप ढूंढ ना पाओ। उस कंडीशन में वो बोलता है कि आप एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनीडेस्क, उसका वो लिंक देगा। उस लिंक के थ्रू आप एनीडेस्क ऐप को डाउनलोड करते हैं, या तो आपके लैपटॉप में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आपको भी आसानी लगता है। लेकिन ये एप्लीकेशन, आपको मैं बता दूं कि हालिया दिनों में सबसे ज्यादा साइबर अपराध इसी एप्लीकेशन के थ्रू हुए, क्योंकि जो साइबर अपराधी होता है, कंप्लीट आपके कंप्यूटर का एक्सेस जो आप देख सकते हैं, वो हर एक चीज वो साइबर अपराधी देख सकते हैं। एनएचएस के थ्रू आपके वो कंप्यूटर स्क्रीन पे झांकता है, एक 6 डिजिट का नंबर वो मांगता है। जैसे ही आपने 6 डिजिट का नंबर दिया, आपके लैपटॉप में सारे एक्सेस को वो अपने लैपटॉप में कर लेता है, वो सारी चीजें देख पाता है। अगर आपने अपने लैपटॉप पे सारे बैंक डिटेल अगर फिल करके रखे हुए हैं, ऐसे एप्लीकेशन है, अगर शेयर मार्केट वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक जगह जहां पे आपका डिटेल अवेलेबल है, वो सारा डिटेल का एक्सेस उसके पास हो जाता है और एनीडेस्क एप्लीकेशन के माध्यम से वो आपके साथ साइबर अपराध कर देता है, आपके साथ ठगी कर देता है। तो ये सारे उदाहरण थे कि किस प्रकार से एक साइबर अपराधी आपके साथ अपराध कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि साल 2012 से लेकर के 24 आ गया, 10 से 12 साल गुजर गए, तो जामताड़ा पुलिस क्या कर रही है? ऐसा नहीं है कि जामताड़ा पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हालिया दिनों में कई बार ऐसा खबरें सामने आती है कि जामताड़ा पुलिस जामताड़ा के अलग अलग ठिकानों से कई बार साइबर अपराधियों को पकड़ती है और लगातार उनकी तस्वीरें भी अखबारों को हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से, और खासकर नौजवान लड़के आप ज्यादा देखेंगे साइबर अपराध की दुनिया में, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा टेक्नोलॉजी को जानते नहीं। इसीलिए जो 20 से लेकर के 40 साल की उम्र के बीच के लोग होते हैं, वो नौजवान ही सबसे ज्यादा साइबर अपराध की दुनिया में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। साइबर अपराध करने के लिए वो फेक सिम का इस्तेमाल करते हैं। उन फेक सिम में अगर बात करें तो लगभग 80 से 90% सिम सिर्फ बिहार और बंगाल से मंगवाए जाते हैं। उन सिम कार्ड्स के माध्यम से वो ठगी करते हैं। जैसे ही बैंक अकाउंट में उनका पैसा आया, वो सिम कार्ड तुरंत तोड़ करके फेंक देते हैं और ये भी ना पता चल पाए कि वो सिम कार्ड आखिर किसके नाम पर था। वो लोकेशन ही सीधा ट्रेस कर देते हैं। वो सीधा जहां से साइबर अपराध करेंगे, जिस जगह पर रहेंगे, अपना ठिकाना तुरंत बदल लेते हैं। जैसे पुलिस अगर लास्ट लोकेशन में हो, जाकर के पता भी करने की कोशिश करे तो उनका ठिकाना उन्हें नहीं मिल पाता। इस प्रकार से साइबर अपराध की दुनिया में होता है। अब आपका ये सवाल होगा कि साइबर अपराध की दुनिया में आखिर ये लड़के आते क्यों हैं? 20 से 40 साल के नौजवान जामताड़ा और देश के अलग अलग कोनों से नौजवान साइबर अपराध की दुनिया में क्यों आते हैं? तो सब कुछ है पैसा। जो साइबर अपराध की दुनिया में आसपास के लड़कों को देखते हैं, वो एकदम बड़ा बड़ा घर बना लिए। जामताड़ा में आप जाएंगे, करमाटाड़ में आप जाएंगे, तो जगह जगह आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेंगी, बड़े बड़े मकान दिखेंगे। तो साइबर अपराध में ठगी करने के बाद जो पैसे उनके कमाई होती है, उस कमाई के जरिए वो बड़े बड़े घर बनाते हैं, अपने सारे बाइक्स लेते हैं, महंगे महंगे सोने जवाहरात लेते हैं, आईफोन मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती है। तो वो गाड़ियां और चकाचौंध भरी उनकी जिंदगी को देख करके जो अन्य अगल बगल के बेरोजगार लड़के हैं, वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और प्रॉपर जामताड़ा में तो आपने सुन रखा होगा कि स्कूल चलते हैं, कोचिंग क्लासेस चलती है साइबर अपराध की दुनिया में ठगी करने के लिए, है ना? भले ही वो छुप के होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो होती है। पुलिस को कई बार ऐसे ठिकाने मिले हैं, वहां पर उन्होंने उनको पकड़ा है, लेकिन ये बहुत ही गुप्त गोपनीय तरीके से होते हैं। साइबर अपराध में जो बड़ा नाम बना लेते हैं, काफ़ी वो अनुभवी हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। वो पैसे को स्टोर करने के लिए वो अलग-अलग बिज़नेसेस करते हैं,
जामताड़ा में रह के वो विदेशों में, यहाँ तक कि ये भी खबरें आई है कि दुबई में अपना बिजनेस चला रहा है साइबर अपराध के थ्रू। तो इस प्रकार से साइबर अपराध वो जामताड़ा में कर रहा है, लेकिन अपने बिजनेसेस भारत के अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग कोनों में वो अपने बिजनेसेस को फैला करके रखा हुआ है। जो छोटे साइबर अपराधी हैं, वो अगल-बगल के गाँव के, अगल-बगल के शहर के उन क्षेत्रों में भी अपने बिजनेसेस को खोल के रखे हैं, ताकि उन्हें किन्हीं को ये ना लगे कि वो साइबर अपराधी हैं, उनका एक अलग बिज़नेस है जिस वज़ह से उनका पैसा आ रहा है, इस तरह की सोच रखें। लेकिन जो एक खपरे के घर से निकल करके, एक ऐसा नौजवान खपरे के घर से निकल करके 2-4 सालों में ही एक बिल्डिंग खड़ी कर दे, तो कहीं न कहीं शक होता है कि इतनी जल्दी तो कमाई नहीं हो सकती और इतना बड़ा घर नहीं बन जा सकता। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सरकार इन्हें क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी अगर बेरोज़गार लड़का है, उसके अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा जैसे ही अमाउंट आएगा, इनकम टैक्स वालों को नज़र तुरंत पड़ेगी उनके पास। तो हर एक के पास, जो व्यक्ति इस तरीके से ठगी कर सकता है, तो क्या उनको ये वाली सारी बातें पता नहीं है? आज की दुनिया में यूट्यूब के आने की वजह से हर एक चीज़ का नॉलेज, कुछ भी आपको डाउट होगा, तुरंत आप सर्च करेंगे, उसका नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो साइबर अपराधियों को भी ये पता है कि 20 लाख के बाद इनकम टैक्स उनके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देगी, इसलिए वो लोग जनधन खाता, जो अगल-बगल के जो गरीब घर हैं, वहाँ के लोगों के खातों को लेना शुरू करते हैं, भाड़े में खाता लेते हैं और बोलते हैं कि भैया देखो, आपको हम जो भी आपके अकाउंट में हम पैसा रखेंगे, आपके अकाउंट में पैसा जो रखेंगे उसका 10%, 20%, 40% आपको भी देंगे और बाकी का अमाउंट हम ले लेंगे। कहने का मतलब 20 लाख करके अगर वो 200 लोगों का अकाउंट ले ले, उधार में भाड़े पे लोगों का जनधन अकाउंट ले ले, क्योंकि फ्री में सबका जनधन अकाउंट गरीबों का खुल गया है, 15-20 लाख तक नज़र नहीं जाएगी। अरे कम से कम 10 लाख तो नज़र नहीं ही जाएगी। तो वहाँ पे वो आधा पैसा उनको दे देते हैं, आधा से कम, और बाकी पैसा वो रख लेते हैं और इस प्रकार से साइबर अपराधी जो है पैसे को स्टोर करते हैं, ताकि गवर्नमेंट की नज़र उनके ऊपर ना पड़े। देखिए, जामताड़ा पुलिस और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जहां पर साइबर अपराध हो रहा है, वहां पर अगर वास्तविकता में बात करें तो पुलिस अपना अथक प्रयास कर रही है कि कैसे इन साइबर अपराधियों को रोका जाए। अपना हर संभव वो प्रयास लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, गवर्नमेंट ने उन्हें उतना पावर नहीं दे रखा है इस वजह से, और साइबर अपराध इतना ज्यादा सख्त कानून नहीं है साइबर अपराध के खिलाफ, जिस वजह से साइबर अपराध दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जामताड़ा तो आज भी गवाह है, आज भी जामताड़ा में साइबर अपराध हो रहा है। वो बात अलग है कि पहले की तुलना में काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी जामताड़ा और देश के अलग अलग कोनों में साइबर अपराध देखने को मिलता है। जामताड़ा से निकल करके यही लोग अलग अलग एरिया में जाते हैं और वहां पर अपना माफिया या अपना गैंग को शुरू करते हैं, क्योंकि जामताड़ा में पता है कि पुलिस हमें ज्यादा एकदम पागलों की तरह ढूंढ रही है। तो वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं और अलग अलग राज्यों में बैठ करके अपना ठिकाना तलाशते हैं, लड़कों को ले जा करके अलग अलग राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों से वो अपने गैंग को चलाना शुरू कर। ये साइबर क्राइम की दुनिया वास्तविकता में बहुत डेंजर है। जिस तरीके से आतंकवादी, जिस तरीके से नक्सली बहुत खतरनाक भूमिका निभाते हैं देश के लिए, उसी प्रकार से साइबर क्राइम के ये जो अपराधी हैं, ये भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं अगर आतंकवादी या नक्सलियों तक इनकी पहुंच पहुंच जाती है। वास्तविकता में पुलिस विभाग के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि देश के अलग अलग कोनों में साइबर अपराधियों को हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने आप देखेंगे कि इस जगह पर कुछ साइबर अपराधी पकड़ा है। तो साइबर अपराधी पकड़ाते हैं, पुलिस विभाग को जब कहा जाता है कि आप इतने सालों से साइबर अपराध हो रहा है, आप इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? पुलिस विभाग कहती है कि जब चंबल में डकैती रुक सकती है, नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है, तो साइबर अपराध को भी रोका जा सकता है, बशर्ते सरकार हमें उतना पावर दे। हमारे पास पावर की कमी हो जाती है, हम लोग कुछ ठोस एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर एक्शन लेना शुरू करें तभी साइबर अपराध रुकेंगे। पुलिस विभाग के लोग ये भी कहते हैं कि देश में साइबर अपराध के लिए जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही कमजोर है। कानून व्यवस्था को अगर कड़ा कर दिया जाए तो अपराधी अपराध करने से डरेंगे, साइबर अपराध करने से डरेंगे। और तीसरा उन्होंने बताया कि चकाचौंध की दुनिया को देख करके जिस प्रकार से लोग, खैर उसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये दो चीज, पुलिस को पावर दे करके और कानून को और कड़ा करके साइबर अपराध को कम जरूर किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविकता में जब डर का माहौल बनेगा तो साइबर अपराध ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होगा। नक्सलवाद भी इसी का उदाहरण है। सबसे बड़ी चिंता की बात वर्तमान में क्या है पता है? ये साइबर अपराधी जो भले ही आपके बैंक अकाउंट से 40,000, 50,000, लाख लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए उड़ा लेते हैं, ये चिंता की जनक बात तो है, लेकिन इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर कोई भी आतंकवादी, कोई भी टेररिस्ट, अगर उन तक ये साइबर अपराधी पहुंच जाते हैं, जो कि आप फिल्मों में अक्सर देखते हैं और पहुंचते भी है बहुत ज्यादा, ये साइबर अपराधी का गिरोह से अगर सीधा संपर्क कोई टेररिस्ट कर लेता है ना, कोई आतंकवादी अगर कर लेता है, तो वैसी स्थिति में बहुत देश के लिए नुकसानजनक चीज हो सकती है। कोई भी सरफिरा होगा, वो किसी भी सिस्टम में किसी भी अधिकारी के पूरे सारे डिटेल को वो हैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। इसलिए देश के केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार को
साइबर अपराध को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और जो हमारी टेक्नोलॉजी, केंद्र सरकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इनहेंस करने की आवश्यकता है, तभी यह साइबर अपराध रुक पाएगा। आशा करते हैं कि जामताड़ा में साइबर अपराध की पूरी कहानी को आप लोग समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने पूरा समझाया कि किस प्रकार से करमाटाड़ से ये साइबर अपराध शुरू हुआ और कैसे आज वर्तमान समय में इसकी ठगी आप लोगों को